भारतीय दर्शन में शून्य और शून्यवाद का बहुत महत्व है। शून्य के आविष्कार को लेकर पश्चिमी जगत के विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे कि शून्य के बारे में पूरब के लोगों को जानकारी थी। लेकिन सच ये है कि न केवल अंकों के मामले में विश्व भारत का ऋणी है, बल्कि भारत ने अंकों के अलावा शून्य की खोज की। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप सभी देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शून्य और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और उसकी खोज के बारे में। शून्य का अपने आप में महत्व ही शून्य है, लेकिन ये शून्य का चमत्कार है कि यह 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख और करोड़ कुछ भी बना सकता है। शून्य की खासियत है कि इसे किसी संख्या से गुणा करें अथवा भाग दें, परिणाम शून्य ही रहता है। भारत का शून्य अरब जगत में सिफर नाम से प्रचलित हुआ, फिर लैटिन, इटालियन, फ्रेंच आदि से होते हुए इसे अंग्रेजी में 0 कहा गया। बख्शाली पांडुलिपि और शून्य का इतिहास। बोडेलियन पुस्तकालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बख्शाली पांडुलिपि की कार्बन डेटिंग के जरिए शून्य के प्रयोग की तिथि को निर्धारित किया है। पहले ये माना जाता रहा है कि 8वीं शताब्दी से शून्य का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन बख्शाली पांडुलिपि की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि शून्य का प्रयोग 400 वर्ष पहले यानी कि 400 ईस्वी से किया जा रहा था। बोडेलियन पुस्तकालय में पांडुलिपि वर्ष 1902 में रखी गई थी। शून्य के बारे में पहली पुख्ता जानकारी ग्वालियर में एक मंदिर की दीवार से पता चली। मंदिर की दीवार पर लिखे गए लेखों में शून्य के बारे में जानकारी दी गई थी। शून्य के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्कस डी सोटॉय कहते हैं कि आज हम भले ही शून्य को हल्के में लेते हैं, लेकिन सच ये है कि शून्य के कारण फंडामेंटल गणित को एक आयाम मिला। बख्शाली पांडुलिपि की तिथि निर्धारण से एक बात तो साफ है कि भारतीय गणितज्ञ 3री-4थी शताब्दी से शून्य का उपयोग कर रहे थे। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय गणितज्ञों ने गणित को एक नई दिशा दी। बख्शाली पांडुलिपि 1881 में अविभाजित भारत के बख्शाली गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, में मिली थी। इसे भारतीय गणित शास्त्र के पुरातनतम किताब के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसकी तारीख को लेकर विवाद था। पांडुलिपि में अक्षरों, शब्दों और लिखावट के आधार पर जापान के शोधकर्ता डॉक्टर हयाशी टोको ने इसकी तिथि 800 से 1200 ईस्वी के बीच निर्धारित की थी। बोडेलियन पुस्तकालय के लाइब्रेरियन रिचर्ड ओवेटन ने कहा कि बख्शाली पांडुलिपि का तिथि निर्धारण करना गणित के इतिहास में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय दर्शन में शून्य का जिक्र। यूनानी दार्शनिक सृष्टि के 4 तत्व मानते थे, जबकि भारतीय दार्शनिक 5 तत्व। यूनानी दार्शनिक आकाश को तत्व नहीं मानते थे। उनके अनुसार आकाश जैसा कुछ नहीं है, जबकि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो जैसा नहीं है, जैसा दिखाई देता है, वही शून्य है। पाइथागोरस ने इस बात को स्वीकार किया था। आकाश को नथिंग कहते थे। नथिंग का अर्थ शून्य होता है। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के समकालीन बौद्ध भिक्षु विमल कीर्ति और मंजुश्री के बीच जो संवाद हुआ था, वह शून्य को लेकर ही था। बौद्ध काल के कई मंदिरों पर शून्य का चिन्ह अंकित है। शून्य की कहानी का दिलचस्प इतिहास। पिंगलाचार्य। भारत में लगभग 200 ईसा पूर्व छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य हुए, जिन्हें द्विअंकीय गणित का प्रणेता भी माना जाता है। इसी काल में पाणिनि हुए, जिनको संस्कृत व्याकरण लिखने का श्रेय जाता है।
अधिकतर विद्वान पिंगलाचार्य को शून्य का आविष्कारक मानते हैं। पिंगलाचार्य के छंदों के नियमों को यदि गणितीय दृष्टि से देखें तो एक तरह से वे द्विअंकीय या बाइनरी गणित का कार्य करते हैं और दूसरी दृष्टि से उनमें 2 अंकों का घन समीकरण तथा चतुर्घाती समीकरण के हल दिखते हैं। गणित की इतनी ऊंची समझ के पहले अवश्य ही किसी ने उसकी प्राथमिक अवधारणा को भी समझा होगा। अतः भारत में शून्य की खोज ईसा से 200 वर्ष से भी पुरानी हो सकती है। भारत में उपलब्ध गणितीय ग्रंथों में 300 ईस्वी पूर्व का भगवती सूत्र है जिसमें संयोजन पर कार्य है और 200 ईस्वी पूर्व का स्थनंग सूत्र है जिसमें अंक गणित सिद्धांत, रेखा गणित, भिन्न सरल समीकरण, घन समीकरण, चतुर्घाती समीकरण तथा मचय या परम्यूटेशंस आदि पर कार्य है। सन 200 ईस्वी तक समुच्चय सिद्धांत के उपयोग का उल्लेख मिलता है और अनंत संख्या पर भी बहुत कार्य मिलता है। गुप्त काल की मुख्य खोज शून्य नहीं है बल्कि शून्य युक्त दशमिक स्थानमान संख्या प्रणाली है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस युग में ज्योतिष, वास्तु, स्थापत्य और गणित के कई नए प्रतिमान स्थापित किए गए। इस काल की भव्य इमारतों पर गणित के अन्य अंकों सहित शून्य को भी अंकित किया गया है। शून्य के कारण ही शालिवाहन नरेश के काल में हुए नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना की थी। शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महायान शाखा माध्यमिका नामक विभाग का मत या सिद्धांत है जिसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है। 401 ईस्वी में कुमार जीव ने नागार्जुन की संस्कृत भाषा में रचित जीवनी पर चीनी भाषा में अनुवाद किया था। नागार्जुन का समय 166 ईस्वी से 199 ईस्वी के बीच माना जाता है। नई संख्या पद्धति के प्राचीन लेखों से प्राप्त सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रमाण लोक विभाग 458 ईस्वी नामक जैन हस्तलिपि में मिलते हैं। दूसरा प्रमाण गुजरात में एक गुर्जर राजा के दान पात्र में मिलता है। इसमें संवत 446 दर्ज किया गया है। आर्यभट्ट और शून्य। आर्यभट्ट ने अंकों की नई पद्धति को जन्म दिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में भी उसी पद्धति में कार्य किया है। आर्यभट्ट को लोग शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के गणित पादों में 1 से अरब तक की संख्याएं बताकर लिखा है। स्थानात स्थानम 10 गुणम स्यात् मतलब प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना है। उनके ऐसे कहने से यह सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के काल से प्राचीन है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक बजा भारत का डंका। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त के समय में शून्य से संबंधित विचार कंबोडिया तक पहुंच चुके थे। दस्तावेजों से पता चलता है कि कंबोडिया से शून्य का विस्तार चीन और अरब जगत में भी हुआ। मध्य पूर्व में स्थित अरब देशों ने भी शून्य को भारतीय विद्वानों से प्राप्त किया। यही नहीं, 12वीं शताब्दी में भारत का यह शून्य पश्चिम में यूरोप तक पहुंचा। आधुनिक युवा वर्ग के कुछ युवा भारतीय सभ्यता का मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ था तो उससे पहले 100 कौरवों और रावण के 10 सिर की गिनती किसने की? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, न कि शून्य का आविष्कार। आर्यभट्ट से पहले भी शून्य था। अक्षरांक पद्धति अलग थी। आर्यभट्ट ने एक नई अक्षरांक पद्धति विकसित की थी। आर्यभट्ट से पूर्व ईशावास्योपनिषद एवं भारतीय गणितज्ञ पिंगलाचार्य ने शून्य का वर्णन किया है। शून्य वैदिक कालीन है।
समय समय पर विभिन्न कालों में अलग अलग पद्धतियों में इसकी खोज की जाती रही है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।